वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक और फिर से स्वागत है हमारा अपने यूट्यूब चैनल द स्पेस एकेडमी में। चलिए आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास का सोशल साइंस का स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। ये अपना 10 चैप्टर है सोशल साइंस का। जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा कि अपन 1 से 9वें अध्याय तक आपको पूरा चैप्टर क्लियर करा चुके हैं और ये हमारे चैनल पर डले हुए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। और काफ़ी बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं हमारे चैनल से, वो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप इसी तरह कंटिन्यू स्टडी करने के लिए अभी जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और कुछ इम्पोर्टेंट पेपर भी अब हम लोगों ने बनाए हैं, वो पेपर भी हम जल्द अपलोड करेंगे अपने चैनल पर, जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। हालांकि हम जानते हैं कि कोविड-19 के कारण इस बार आपकी जो एग्ज़ाम हैं वो लगभग 2 महीने डिले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपन कोशिश कर रहे हैं कि जो चैप्टर बच्चों के क्लियर नहीं है उन्हें अपन क्लियर कराएंगे। और ऑल सब्जेक्ट 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट के जो चैप्टर हैं उन्हें आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से। और एक बार मैं फिर से बता दूं कि जो बच्चे बिल्कुल अच्छी तरह स्टडी कर रहे हैं तो वो यहाँ से 100 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, और जो बच्चे पास आउट तैयारी करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा योगदान अपने चैनल का ये रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें अपलोड किया जाएगा वो एक गैस पेपर की तरह। मतलब ये कि अगर एक सब्जेक्ट का एक ही गैस पेपर आपने पढ़ लिया मतलब आपका 50% मार्क्स क्लियर हो जाएगा। चलिए आज शुरुआत कर रहे हैं अपन सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं पाठ 10 स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। चलिए एक बात और मैं आपको बता दूं, यदि अब तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि 10th क्लास से रिलेटेड आने वाले सभी विषयों के गैस पेपर, नोट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट चैप्टर आप पर सबसे पहले होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो ये देखिए आपको दिख रहे हैं सही विकल्प आपको लिखना है, इनके आंसर आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे, सबसे पहले ये दिया गया है मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को, ये पहला दिया गया है, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तो ये इसका ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, पंडित शंभुनाथ शुक्ल। तो इनमें से ये पंडित शंकर दयाल शर्मा जी को राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। चलिए अब अपन देखेंगे भोपाल के विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया। तो ये था अपना भोपाल का जो विश्वविद्यालय है, आपने पढ़ा होगा बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी। तो ये ऑप्शन बी उसका सही हो जाएगा, जी के नीचे आंसर दिया गया है। चलिए अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया गया है झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था। तो झंडा सत्याग्रह मध्य प्रदेश के जबलपुर से शुरू हुआ था। ये आपके प्रश्न नंबर 3 दिखाई दे रहा है ऊपर। तो प्रश्न नंबर 3 में 4 ऑप्शन दिए हैं, इंदौर, सागर, जबलपुर और भोपाल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो है अपना जबलपुर। चाहो तो आप इसको एक बार आकर देख सकते हैं, ये अपना जो ऑप्शन दिया गया है जबलपुर, ये इसका जबलपुर राइट आंसर है। उसके बाद अपन देखेंगे चरणपाद का गोलीकांड हुआ था। चरणपाद का जो गोलीकांड है वो कब हुआ था, इसकी ये डेट आपको याद करनी है, क्योंकि 1 नंबर में ओटी में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये देखिए 10 जनवरी 1895, दूसरा है अपना 14 जनवरी 1931, तीसरा है 25 जनवरी 1934, चौथा है अपना 14 फरवरी 1938। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 14 जनवरी 1931, ये इसका राइट आंसर होगा, राइट। उसके बाद अपन देखेंगे 5वां प्रश्न। ये 5वां प्रश्न दिया है राज्य प्रजामंडल का गठन कब किया गया था। तो राज्य प्रजामंडल का गठन हुआ था अपना 1943 में, ये आप याद कर सकते हैं। गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों से युद्ध हुआ। तो देखिए ये हुआ था तात्या टोपे ने। ये किसने किया था भाई, तात्या टोपे ने इनका युद्ध किया था, राइट। अब अपन अगला देखेंगे, ये 7वां दिया गया है ऊपर इसके, गुरिल्ला पद्धति से अंग्रेजों का युद्ध हुआ था, तो वो तात्या टोपे वाला। ये अपन ने रिपीट डाल दिया है, क्वेश्चन गलती से दोबारा डल गया है, लेकिन आपको पिछले ही 6 तक याद करना है। चलिए अब अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला रिक्त स्थान आपको दिया गया है, देखेंगे
पहले रिक्त स्थान में आप देखेंगे ये दिया गया है मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में, मतलब ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में। अब ये फिर दिया गया है अपना ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था, तो ये कौन था भाई, ये इसका आंसर दिया गया है इसमें, टांट्या भील। टांट्या भील जो है पश्चिमी निमाड़ में ब्रिटिश सरकार के लिए एक आतंक का पर्याय बना हुआ था। दूसरा देखेंगे अपन, ये दिया गया है कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, मध्य प्रदेश के कौन से जिले के निवासी थे भाई, ये दिया है अपना ऑप्शन नीचे, शिवपुरी। उसके बाद देखेंगे अपन ग्राम डीमरपुरा में हरिशंकर ब्रह्मचारी के नाम से किसने निवास किया था, तो ये दिया है अपना चंद्रशेखर आज़ाद ने। उसके बाद चौथा देखेंगे रानी अवंतीबाई कौन से जिले से थी भाई, मंडला से। उसके बाद अपन देखेंगे पांचवा, रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया था, तो ये पांचवा ऑप्शन नीचे दिया गया है। आप नीचे की लाइन में देखेंगे ये उत्तर दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा दिया गया है तात्या टोपे। तो ये आप पाँचवें आंसर में भर सकते हैं तात्या टोपे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत विशेष तरीके से करें। उसके बाद अपन देखेंगे सही जोड़ियों का मिलान। तो देखिए इसमें दिया गया है सबसे सही जोड़ियों में जंगल सत्याग्रह, चावल आंदोलन, शराफा कांड, चरण पादुका गोलीकांड। तो इनकी मैचिंग आपको करनी है, मतलब ये जंगल सत्याग्रह हुआ था शिवनी में, तो ये जंगल सत्याग्रह की जोड़ी आप शिवनी से मिला सकते हैं। इधर वाले ऑप्शन में 12 नंबर में देखेंगे लास्ट वाला चौथा, पहले का ये चौथे वाले से मिला देंगे। उसके बाद अपन देखेंगे चावल आंदोलन, दूसरे का ये आंसर दिया गया का, मतलब ये हुआ था अपना रीवा में, राइट। उसके बाद अपन देखेंगे सराफा कांड है अपना तीसरा, ये खा से मिला दो, इंदौर से शुरू हुआ था। चरणपाद का गोलीकांड ये चौथा है, चौथे का गा है, ये छतरपुर से हुआ था, राइट। ये जोड़ियाँ हैं, इन्हें आप देख लेंगे, नीचे इनके आंसर दिए गए हैं, इन्हें आप चाहो तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब यहाँ से अपने प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जो कि 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। चलिए तो इन पर अपन थोड़ी सी चर्चा रखेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए इसको आप 1 नंबर में आंसर दे सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के, वैसे तो ये झाबुआ और अलीराजपुर की थे, अलग अलग हुए, तो ये झाबुआ, तो ये अलीराजपुर जिले के और भावरा गांव में इनका जन्म, तो ये हुआ था अपना अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में, राइट। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, मध्य प्रदेश में स्थापित संस्थाओं के नाम लिखने हैं। प्रश्न नंबर 2 को आप बहुत अच्छी तरह नोटिस करें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो ये देखिए अपना देखेंगे मध्य प्रदेश के में स्थापित संस्थाओं के नाम। तो यहाँ कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित थीं ये देखेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनेक संस्थाओं ने आंदोलन की गतिविधियों में संलग्न रहते हुए रचनात्मक कार्य भी किए। इनमें प्रमुख थे गुरुकुल 1929 में सतना में, हिंदुस्तानी सेवा दल ये 1931 में, चरखा संघ रीवा में, ग्वालियर राज्य सेवा संघ तथा हरिजन सेवक संघ 1935 में ग्वालियर में, लोक सेवा संघ 1939 खरगोन में, ग्राम सेवा कुटीर 1935 सेंधवा, सेवा समिति बैतूल में, सेवा मंडल रतलाम में, ज्ञान प्रकाश मंडल इंदौर आदि। ये संस्थाएं बनी जब मध्य प्रदेश में स्थापित जो संस्थाएं की गई थी उनमें से कुछ प्रमुख संस्थाएं ये थी। इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से याद करें, क्योंकि पेपर में लगभग ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। आज़ाद हिंद फौज के किस सेनानी का संबंध शिवपुरी जिले से था। जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी उनमें एक सैनिक ऐसा था जिसका संबंध मध्य प्रदेश से था। तो ये देखेंगे कौन था, ये था अपना कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन। ये था अपना कर्नल गुरुबख्श सिंह ढिल्लन, जिन पर आज़ाद हिंद फौज में कार्य करने के कारण अभियोग चला था। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के निवासी थे। कौन से जिले के निवासी थे, शिवपुरी जिले के निवासी थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ये थोड़ा सा छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन आप बारीकी से देखेंगे तो लगभग आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक ज़्यादा होने के कारण अपन को इसके जो लेटर हैं, इसके जो अक्षर हैं वो थोड़े छोटे करने पड़े हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो आपको थोड़े बड़े लेटर में मिल जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना की जागृति हेतु प्रकाशित होने वाले जो समाचार पत्र थे वो कौन कौन से थे। मतलब ये कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना की जो जागृति की गई तो उसके लिए कौन कौन से अखबारों को प्रकाशित किया गया था। तो उनमें देखेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि के लिए अनेक कारकों का सहयोग रहा, जिनमें समाचार पत्रों की जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जैसे मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में एक जगह यदि दंगा हो रहा है या एक जगह किसी चीज़ को लेकर विवाद हो रहा है तो उसका पूरे मध्य प्रदेश में यदि अपन को वो बात फैलानी है तो या तो किसी शख्स के जरिए फैल सकती है, तो अब शख्स तो घर घर और ज़िले ज़िले में जाएगा नहीं,
लेकिन अखबार एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी बात काफ़ी लोगों तक, काफ़ी जनों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी बात को और जगह पर पहुंचाने के लिए। तो उस समय ऐसे समाचार पत्र प्रकाशित हुए जिन्होंने ब्रिटिश शासन की अन्यायी एवं दमनकारी नीति से जनता को आंदोलन के लिए प्रेरित कर दिया। इनमें प्रमुख थे करमवीर, अंकुश, सुबोध सिंधु खंडवा, न्यायसुधा हरदा में, आर्य वैभव बुरहानपुर से, लोकमत जबलपुर से, प्रजामंडल पत्रिका इंदौर, सरस्वती विलास जबलपुर, साप्ताहिक आवाज एवं सुबह वतन ये भोपाल से प्रकाशित हुआ था आदि। ब्रिटिश शासन के प्रतिबंधों के कारण जब समाचार पत्र प्रकाशित नहीं हो सके तो गुप्त रूप से बुलेटिन एवं पर्चों ने जन जागृति का कार्य किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो अखबार है, जो पेपर है, यदि आपको कहीं कोई दंगा हो रहा है और उसकी जानकारी आपको पूरे देश में आग लगानी है तो पूरे देश में आप अखबार में एक न्यूज़ डालें और उस दल से संबंधित जो लोग होंगे उन तक वो न्यूज़ पहुंचेगी और वो अपना काम करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा ही सेम मध्य प्रदेश में हुआ था। जब आंदोलन चल रहा था तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए उन्होंने समाचार पत्रों का सहारा लिया। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट करें। आप अपनी फेयर कॉपी भी बना सकते हैं या वीडियो को 2 से 4 बार सुनें और आपको ये लगभग याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने अपना सहयोग किस प्रकार दिया। तो देखिए, जो असहयोग आंदोलन था उसमें मध्य प्रदेश की जनता ने देखिए क्या क्या किया कि असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने शराबबंदी, तिलक स्वराज्य फंड, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया, सरकारी शिक्षण संस्थाओं का त्याग कर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करी और हथकरघा उद्योग की स्थापना जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में अपना योगदान भी दिया। वकीलों ने वकालत त्याग दी। जो वकील न्यायालय जाना चाहते थे उन्होंने गांधी टोपी पहनकर न्यायालयों में प्रवेश किया। जिला समितियों ने शासकीय आज्ञाओं की अवहेलना कर भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराई, जिससे लोगों की भय और अधीनता की मनोवृत्ति दूर हो गई। जैसे मैं आपको बता दूं, जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो असहयोग आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनता ने भी अपना अपना योगदान दिया कि भाई हम, जैसे कि कोई वकील है तो उसने क्या किया, अपनी वकालत छोड़ दी और गांधी टोपी पहन के खड़े हो गए। उसके बाद मानो कोई सरकारी संस्था में जो नौकरी करता है उसने वो अपनी नौकरी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने भारतीय जो बाहर के जो विदेशी वस्त्र थे या विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। सरकारी शिक्षण संस्थाओं को त्याग दिया लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को अपनाया। तो इस तरह मध्य प्रदेश की जनता ने भी वहाँ बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उन्होंने गांधी टोपी पहनकर न्यायालय में प्रवेश किया। जिस समिति ने शासकीय आज्ञा अवहेलना कर भवनों और राष्ट्रीय ध्वजों पर फहराई, जिससे लोगों में भय और अधीनता की मनोवृत्ति दूर हो गई। इस आंदोलन के समय सांप्रदायिक सद्भावना की अभूतपूर्व मिसालें यहाँ देखने को मिल गई। जैसे कहाँ कहाँ देखने को मिली, ये जो शहरों के नाम दिए गए हैं नीचे, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर जैसी बड़ी बड़ी रियासतों के अतिरिक्त छोटी रियासतों में भी असहयोग आंदोलन के समय उत्साह दिखाई दिया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जी ने छिंदवाड़ा, जबलपुर, खंडवा, सिवनी का दौरा कर जनता में अभूतपूर्व चेतना का संचार कर दिया। मतलब ये कि गांधी जी ने जगह जगह जाकर लोगों को भी जागृत किया, जगह जगह जाकर लोगों को बताया कि आपके साथ ये अन्याय है, इन चीज़ों को आप त्याग दीजिए और जो भारतीय चीज़ें हैं उनका आप उपयोग करिए। तो इस तरह गांधी जी ने भी काफ़ी लोगों को जागृत किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगल सत्याग्रह क्या है। तो ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ये 2013 में प्रश्न पूछा भी गया है, जंगल सत्याग्रह, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं उनमें से कहीं ना कोई ना कोई प्रश्न आपको इस बार एग्जाम में ज़रूर मिलने वाला है। इसलिए विशेष ध्यान से इस वीडियो को देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें और लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी पढ़ने का एक अच्छा सुनहरा अवसर प्राप्त हो। चलिए देखते हैं जंगल सत्याग्रह क्या है। जंगल सत्याग्रह सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह शुरू किया था। जंगल सत्याग्रह की शुरुआत जब हुई 1930 में, जब महात्मा गांधी जी ने दांडी मार्च किया और दांडी मार्च करके नमक सत्याग्रह शुरू किया था। उन्होंने दांडी मार्च के द्वारा नमक सत्याग्रह शुरू किया था। तब सिवनी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गाशंकर मेहता के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में चलाया गया था ये जंगल सत्याग्रह? दुर्गाशंकर मेहता के नेतृत्व में जंगल सत्याग्रह चलाया गया। सिवनी से 9 से 10 मील दूर सरकारी चंदन बगीचों के जंगलों में घास काटकर यह सत्याग्रह किया जा रहा था।
इसी सिलसिले में 9 अक्टूबर 1930 की सिवनी जिले के ग्राम दूरिया में सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। उन्होंने सत्याग्रह की तारीख भी निश्चित की थी। और कब हुई थी ये तारीख निश्चित? 9 अक्टूबर 1930 को सिवनी जिले में ग्राम दूरिया है एक, वहाँ सत्याग्रह की तारीख निश्चित हुई। पुलिस दरोगा और रेंजर ने सत्याग्रहियों का समर्थन करने आए जन संप्रदाय के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया। भाई जो इसका समर्थन करने आए थे, मतलब जो इस सत्याग्रह का साथ देने आए थे, उनके साथ दरोगा ने बहुत ही गलत व्यवहार किया, जिससे जनता उत्तेजित हो उठी। अब भाई किसी के साथ कोई गलत व्यवहार करेगा, अब जनता अपनी किसी चीज़ को दिखाना चाहती है या किसी चीज़ का मार्च करना चाहती है या किसी चीज़ की सत्याग्रह में शामिल होना चाहती है, और उसके साथ यदि कोई बुरा व्यवहार करेगा तो जनता भड़क उठेगी। तो जनता उत्तेजित हो गई। तो सिवनी के जो डिप्टी कमिश्नर थे, इस हुक्म पर कि टीच देम अ लेसन, पुलिस ने गोली चला दी। मतलब ये क्या किया? डिप्टी कमिश्नर ने एक हुक्म दिया जिसमें कहा टीच देम अ लेसन, मतलब फिर क्या हुआ? पुलिस ने गोलियां चला दी। घटनास्थल पर ही 3 आदिवासी महिलाएं और 1 पुरुष शहीद हो गए। उस सत्याग्रह में आए हुए लोग जो कि उसका समर्थन देने आए थे, तो उन्होंने क्या किया? गोलियां चलवा दी। गोलियां चलने से 3 आदिवासी महिलाएं एवं 1 पुरुष शहीद हो गया। इस घटना से मध्य प्रदेश के गिरिजन समुदाय में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित होने का पुष्ट प्रमाण मिलता है। इन शहीदों के शवों को भी उनके परिवारीजनों को अंतिम संस्कार के लिए नहीं दिया गया। तो मतलब ये कि बहुत ही अत्याचार किया गया। पुलिस दरोगा ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया पहले तो, अगर जनता हो भड़क उठी तो उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने आदेश दे दिया कि भाई इन पर गोलियाँ चला दो। तो ये एक जंगल सत्याग्रह इस कारण से हुआ था। अब अपन देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है अपना, झंडा सत्याग्रह किस प्रकार हुआ था। अभी अपन ने बात करी थी जंगल सत्याग्रह की, अब अपन बात कर रहे हैं झंडा सत्याग्रह की। तो झंडा सत्याग्रह में देखेंगे क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज किसी राष्ट्र की संप्रभुता, अस्मिता और गौरव का प्रतीक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। भारत देश का नागरिक, प्रत्येक जो नागरिक है वो फ्लैग का बहुत ही सम्मान करता है। ये बात सही है, मतलब वो उसकी आन बान और शान होती है, वो जो देश का तिरंगा होता है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में चरखा युक्त तिरंगे झंडे को यह सम्मान प्राप्त रहा। 1923 में इस ध्वज की आन बान शान को लेकर ऐसा प्रसंग आया जिसमें न केवल राष्ट्रीय ध्वज के प्रति संपूर्ण राष्ट्र की श्रद्धा में वृद्धि हुई, वरन अंग्रेजी हुकूमत तक को उसे मान्य करने पर विवश होना पड़ा। इतिहास के इस स्वर्णिम अध्याय को झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना गया। असहयोग आंदोलन की तैयारी के लिए गठित कांग्रेस की समिति जबलपुर आई, जिसके नेता हकीम अजमल खां थे। मतलब उनकी जो समिति आई तो उसके जो नेता थे वो कौन थे? हकीम अजमल खां। जबलपुर कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि खां साहब को अभिनंदन पत्र भेंट किया जाएगा और जबलपुर नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ तय करी कि भाई कांग्रेस कमेटी ने तय कर लिया कि खां साहब को अभिनंदन पत्र भी भेंट करेंगे और नगरपालिका भवन पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। इससे ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर भड़क उठा। भाई उनका शासन चल रहा है तो वो तो भड़क उठे। तो उसने पुलिस को तिरंगे झंडे को उतारने व पैरों से कुचलने का हुक्म दे दिया, जिसका परिणाम तीव्र जन आक्रोश के रूप में फूटा और आंदोलन प्रारंभ हो गया। विदेशी हुकूमत की अपमानजनक कार्रवाई के विरोध में पंडित सुंदरलाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, नाथूराम मोदी, नरसिंह दास अग्रवाल आदि स्वयं सेवकों ने झंडे के साथ जुलूस निकाला। पुलिस द्वारा सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। झंडा सत्याग्रहियों की पहली टोली के पश्चात दूसरी टोली ने, जिसमें प्रेमचंद, सीताराम जाधव, टोडरमल आदि थे, टाउन हॉल पर झंडा फहरा दिया। यह आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों में फैल गया। ये वही होता है जब सरकार की जो नाकामी होती हैं उन्हें दिखाने के लिए जब अपन कोई मार्च निकालें या सत्याग्रह करें या रैली निकालें तो उसमें सरकार अपना विरोध करती है और अपन को गिरफ्तार भी करने का वो रखती है साहस। चलिए ये अपना झंडा सत्याग्रह था। अब अपन बात कर रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में अपन देखेंगे 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंधित सेनानियों के योगदान का वर्णन करना है। भाई कौन कौन कहाँ से रहा मध्य प्रदेश में, इसके बारे में अपन बात करेंगे। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है। इसे भी आप बहुत ही सही तरीके से इसका आंसर देखेंगे। चलिए देखते हैं 1857 के संग्राम में मध्य प्रदेश क्षेत्र से संबंधित सेनानी कौन कौन से थे। तो 1957
ईस्वी की क्रांति में मध्य प्रदेश के सेनानियों का योगदान। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ मध्य प्रदेश में महाकौशल क्षेत्र से उस समय हुआ। तब एक भारतीय सैनिक ने अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी का प्राणघातक हमला किया था। इसके पश्चात इस क्रांति का प्रारंभ ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, सागर, जबलपुर, होशंगाबाद आदि में हुआ। मध्य प्रदेश में 1857 ईस्वी की क्रांति में प्रमुख योगदान देने वाले क्रांतिकारी थे। ये तो सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में देखो जो प्रमुख योगदान दिया था वो थे तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, राणा बख्तावर सिंह, शहीद नारायण सिंह तथा ठाकुर रणमत सिंह आदि थे, जिन्होंने उस क्रांति में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस टॉपिक को आप एक जो ऊपर की जो 4-5 लाइनें दी गई हैं इन्हें आप एक बार रिपीट करके सुने, जिससे आपको जल्दी याद होगा कि कौन कौन से शहर से किस किस ने अपनी बलिदान दिया था। दूसरा पैराग्राफ है अपना 1857 ईस्वी के क्रांतिकारियों में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई ने देशभक्त सैनिकों के नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश सैनिक को भयभीत कर दिया था और झांसी हाथ से निकल जाने पर रानी लक्ष्मीबाई ने अपने साथी तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर पर अधिकार करने में सफल भी हुई। उन्होंने बड़े उत्साह से ग्वालियर की जनता को जागृत किया। ब्रिटिश सेना ने उनके किले को घेर लिया तो वे बड़े उत्साह से अपनी सेना का संचालन करती हुई युद्ध क्षेत्र में उतर पड़ी, परंतु ब्रिटिश सेना के आघात से वे घायल हो गईं और उनका स्वर्गवास हो गया। उनके समान ही तात्या टोपे ने भी ब्रिटिश सरकार की सेनाओं से युद्ध किया, परंतु एक विश्वासघाती षड्यंत्र के कारण अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर फांसी पर लटका दिया। तो ये था तात्या टोपे का योगदान, और रानी लक्ष्मीबाई का तो योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब अपन बात कर रहे हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन व भारत छोड़ो आंदोलन पर मध्य प्रदेश का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था। अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1 नंबर की ओटी में भी पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा चलाया गया, तो आप इसमें कर सकते हो महात्मा गांधी के द्वारा। अब अपन आगे टॉपिक देखते हैं। 6 अप्रैल को जिस दिन गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा, उसी दिन मध्य प्रदेश में आंदोलन फैल गया। जबलपुर में सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। 8 अप्रैल को सीहोर, मंडला, कटनी एवं दमोह में जुलूस निकले। 8 अप्रैल को इन जगहों पर जुलूस निकाले गए। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहां जनता ने सत्याग्रह में भाग न लिया हो। बताओ, पूरे मध्य प्रदेश में फैल गया। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था, और 6 अप्रैल को जिस दिन गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था, उसी दिन मध्य प्रदेश में यह आंदोलन फैल गया। जबलपुर में सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में प्रदर्शन हुए। 8 अप्रैल को सीहोर, मंडला, कटनी और दमोह में जुलूस निकाल दिए गए। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई भी स्थान नहीं था जहाँ पर यह सत्याग्रह नहीं हुआ हो। मध्य प्रदेश में जंगल कानून की अवज्ञा हुई। जंगल सत्याग्रह में आदिवासियों और ग्रामीण जनता ने तो खुलकर ही भाग लिया। पुलिस ने जंगल सत्याग्रहियों पर गोलियां भी चलाईं। रियासतों की जनता में भी गांधी द्वारा निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार कानूनों की अवज्ञा की। नव युवकों ने शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दिया। सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी। स्त्रियों ने शराब की दुकानों पर धरने दिए। जैसे जैसे आंदोलन का विस्तार हुआ, सरकार ने दमन तीव्रता से किया, परंतु इस आंदोलन की महत्वपूर्ण बात यह थी कि सरकार द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव प्रयास करने के बावजूद सविनय अवज्ञा आंदोलन का उत्साह कम नहीं हुआ। तो ये थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद अपन देखेंगे 14 जुलाई 1933 को गांधी जी के निर्देश में सामूहिक सत्याग्रह बंद हो गया। उसके पश्चात व्यक्तिगत सत्याग्रह चलता रहा। मतलब सामूहिक तो बंद कर दिया, लेकिन व्यक्तिगत बंद नहीं किया। व्यक्तिगत आज भी चल रहा था। मध्य प्रदेश के अनेक सेनानी सत्याग्रह करते कर रहे। आंदोलन से प्रभावित अन्य स्थानों पर भी सरकार ने अनेक लोगों को बंदी बनाया, लाठीचार्ज किया और आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। उसके पश्चात 1942 तक पूरे मध्य प्रदेश में रचनात्मक कार्य हुए और अलग अलग घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित कर दिया। तो ये था अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अपन बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन में क्या था। अगस्त 1942 में देश के राजनीतिक रंगमंच पर भारत छोड़ो नामक ऐतिहासिक आंदोलन की शुरुआत हो गई। 8 अगस्त को भारत छोड़ो प्रस्ताव मुंबई में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने पारित किया। तो ये किसने किया था भाई? ये किया था कि मुंबई में होने वाली अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, तो उसने ही पारित किया। 9 अगस्त को गांधी जी सहित सारे बड़े नेता बंदी बनाए जा चुके थे।
मतलब क्या किया कि भाई 8 अगस्त को तो ये प्रस्ताव बनाया, लेकिन 9 अगस्त को सारे बड़े नेता गांधी जी सहित बंदी बना लिए। ऐसी स्थिति में रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र सहित सारे बड़े दमन के नग्न तांडव का सामना करने के लिए अपने प्रदेश वापस लौट आए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध रोष की लहर फैल गई और जनता अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। स्कूल, कॉलेज तथा कारखाने हड़ताल के कारण बंद कर दिए गए, जगह जगह जुलूस निकाले गए, प्रदर्शन हुए। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए सख्ती से काम लिया, लेकिन जनता का उत्साह ठंडा नहीं हुआ। उन्होंने ब्रिटिश गुलामी से मुक्ति पाने का संकल्प ले लिया। भाई जनता भड़क उठी और जनता ने क्या सोचा कि अब हम अपने अगर आक्रोश को दबा देंगे तो हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी, और उन्होंने आज़ादी के लिए अपने आक्रोश को जारी रखा और सरकार को वो इग्नोर करते गए। उसके बाद अतः आंदोलन अधिक तीव्र हो गया। कई स्थानों पर पुलिस थाने, डाक खाने, रेलवे स्टेशन जला दिए, टेलीफोन के तार काट दिए गए, रेल लाइन की लाइनें उखाड़ दी गईं। कुछ स्थानों पर आंदोलनकारियों ने शहरों और कस्बों पर भी अधिकार कर लिए गए, जिससे अंग्रेजी सत्ता डगमगाने लगी। भाई पूरी सत्ता हिल गई। जब एक हो गया पूरा देश और जनता भड़क उठी तो अंग्रेजी सत्ता हिल गई। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने का हरसंभव प्रयास किया। प्रेस की स्वतंत्रता समाप्ति कर दी गई, आंदोलनकारियों से जेलें भर दी गईं और निहत्थी जनता पर गोलियां बरसाई गईं, जिससे हजारों लोग जान से मारे गए। विद्रोही जनता को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गईं। अतः सरकार इस आंदोलन को दबाने में सफल हो गई। यह सत्य है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया था, परंतु इस आंदोलन ने मध्य प्रदेश की जनता में जन जागृति का उत्पन्न कर दिया। भाई सरकार ने तो सारे प्रयास किए थे कि ये आंदोलन दब जाए, लेकिन उस आंदोलन को जनता पीछे नहीं हट रही थी, लेकिन मजबूरन जब निहत्थे पे गोलियां चलाई, निहत्थी जनता पर गोलियां चलाई गईं तो उन्हें वो आंदोलन दबाना पड़ गया। चलिए देखते हैं, अब अपन कुछ टॉपिकों पर टिप्पणी लिखेंगे। टिप्पणी का अर्थ ये होता है बेटा कि जैसे कि आप लोग बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में यदि आपसे पूछा जाता है तो इनका एक सामान्य परिचय देना होता है, और ये आपसे 3 से 4 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ आप अपना सामान्य परिचय दे सकते हैं। देखेंगे सबसे पहले टिप्पणी आती है बरकतुल्लाह भोपाली पर। तो मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली ने विदेशों में रहकर स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष किया है। तो ये बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में बात कर रहे हैं अपन। काबुल में स्थापित की गई भारत की अंतरिम सरकार सन 1915 में उन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने बेजोड़ साहस, देशभक्ति की अमिट लगन के साथ देश की आज़ादी के लिए कार्य भी किए थे, और अमेरिका, जापान, काबुल में आज़ादी के संघर्ष में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। तो ये थे अपने बरकतुल्लाह भोपाली के बारे में। अब अपन बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। अब ये चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का भी गठन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद का जो जन्म है वो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा गाँव में हुआ था। वे 14 वर्ष की अल्प आयु में असहयोग आंदोलन में जुड़ गए थे। गिरफ्तार होने पर अदालत में उन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना बताया। तभी से चंद्रशेखर के नाम के साथ आज़ाद जुड़ गया। तो आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाता है भाई कि चंद्रशेखर के नाम के आगे आज़ाद कैसे जुड़ा। तो उन्होंने अपना जेल में गिरफ्तार होने पर अदालत में उन्होंने अपना नाम बताया था आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर का पता जेल खाना। क्रांतिकारी विचारधारा के कारण वे लंबे समय तक गांधी जी के मार्ग पर नहीं चल सके। वे क्रांतिकारी श्रीगुप्त के संपर्क में आए और तदनंतर और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में उन्होंने युग की महान क्रांतिकारी घटना काकोरी कांड में हिस्सा लिया। मतलब बहुत बड़ी घटना थी, महान क्रांतिकारी घटना थी काकोरी कांड। जब पुलिस ने आज़ाद का पीछा किया तो वे बचकर निकल गई। उत्तर भारत की पुलिस आज़ाद के पीछे पड़ी हुई थी। दल के साथी विश्वासघात कर चुके थे, जिससे वे चिंतित और क्षुब्ध थे। आज़ाद बचते चित्ते इलाहाबाद जा पहुँचे। 27 फरवरी 1931 को वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे। दिन के 10 बज रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें घेर लिया। दोनों ओर से गोलियां चलने लगीं। तो आज़ाद ने पुलिस के छक्के छुड़ा दिए और उनकी पिस्तौल में एक गोली बची थी। तब उन्हें अपनी कनपट्टी पर दागकर शहीद हो गए। मतलब जब पुलिस ने अल्फ्रेड पार्क में जब उन्हें घेर लिया तो उन्हें पता चला कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, और उनकी गन में एक गोली थी जो अपने शरीर पर दाग कर उन्होंने बलिदान दे दिया। ग नंबर की बात करें तो कुंवर चैन सिंह की बारी बातें आती है। तो नरसिंहगढ़ के राजकुमार चैन सिंह को अंग्रेजों की सीहोर छावनी के
पॉलिटिकल एजेंट मेडाग ने अपमानित किया। इस पर चैन सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। सीहोर के वर्तमान तहसील चौराहे पर चैन सिंह तथा अंग्रेजों के बीच सन 1824 में भीषण लड़ाई हुई। अपने मुट्ठी भर वीर साथियों सहित अंग्रेजी सेना से मुकाबला करते हुए चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग वाले मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए। टांट्या भील की बात करें यदि तो देखिए अगला टॉपिक है अपना टांट्या भील। 1857 के महासमर के बाद मध्य प्रदेश के पश्चिमी निमाड़ में टांट्या भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। सही बात है, ये ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था। ये आपने खालिस्तान में भी अभी देखा था ये टॉपिक। उसके साथ दोपहिया और बिजनियाँ भी उसकी क्रांतिकारी गतिविधियों में सहभागी थी। वर्षों तक जन जीवन में घुले मिले रहकर गुप्त ढंग से क्रांतिकारी कार्रवाइयों को अंजाम दिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को हिला दिया। धोखे और षड्यंत्र पूर्वक अंग्रेजों ने टांट्या को गिरफ्तार किया और उन्हें फांसी पर लटका दिया। टांट्या को फिर फांसी दे दी गई। भीलों के बीच आज भी टांट्या प्रेरणा स्वरूप मौजूद है। अब अपन बात कर रहे हैं वीरांगना अवंतीबाई की। तो देखिए रानी अवंतीबाई राजा लक्ष्मण सिंह की पत्नी थी। रामगढ़ में एक अत्यंत योग्य और कुशल महिला थी जो अपने पुत्र के नाम पर राज्य का योग्य प्रबंधन व संचालन कर सकती थी। लेकिन उस समय अंग्रेजों की हड़प नीति चरम सीमा पर थी, तो रानी ने अपना विरोध प्रकट करते हुए रामगढ़ से अंग्रेजों द्वारा नियुक्त अधिकारी को निकाल भगाया और अपने राज्य का शासन सूत्र अपने हाथ में ले लिया। साथ ही उन्होंने जिले के ठाकुरों और मालगुजारों के समर्थन हेतु संपर्क स्थापित किया। आसपास के अनेक जमींदारों ने उन्हें सहायता देने का वचन दिया। रानी सैनिक वस्त्र व तलवार धारण कर स्वयं अपने सैनिकों का रण क्षेत्र में नेतृत्व करती थी। अप्रैल 1858 में अंग्रेजों की सेना ने रामगढ़ पर दोनों ओर से आक्रमण किया। इस कारण रानी अपनी सेना सहित पास के जंगल में चली गई। वहां से रानी अंग्रेजों पर निरंतर आक्रमण करती रहीं, परंतु इसमें से एक आक्रमण घातक सिद्ध हुआ। जब उन्होंने देखा कि वह घिर गई हैं और उनका पकड़ा जाना निश्चित है, तो उन्होंने वीरांगनाओं की गौरवशाली परंपरा के अनुसार बंदी होने की अपेक्षा मृत्यु को श्रेष्ठतर समझा और क्षण मात्र में अपने घोड़े से उतरकर अपने अंगरक्षक के हाथ से तलवार छीनकर उसे अपनी छाती में घोंपकर हंसते हंसते मातृभूमि के लिए शहीद हो गई। अब आते हैं अपने ठाकुर रणमत सिंह जी। अपने ठाकुर रणमत सिंह के बारे में बताते हैं। इनमें से कोई भी टिप्पणी एक आ सकती है 3 से 4 नंबर में, तो आपने सारी टिप्पणियों को बिल्कुल क्लियर करके चलें। तो 1857 में सतना जिले के मन कहरी गांव के निवासी ठाकुर रणमत सिंह ने भी अंग्रेजों से जमकर संघर्ष किया है। पॉलिटिकल एजेंट की गतिविधियों से क्षुब्ध होकर ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाया। उन्होंने अपने साथियों के साथ चित्रकूट के साथ जंगल में सैन्य संगठन का कार्य कर नागौद की अंग्रेज रेजिडेंसी पर हमला कर दिया। वहाँ के रेजिमेंट भाग खड़े हुए। कुछ समय बाद वहाँ नौगांव छावनी पर भी धावा बोला एवं बड़ौदा में अंग्रेज सेना की एक टुकड़ी का सफाया कर डाला। ठाकुर रणमत सिंह पर 2000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया। लंबे समय तक अंग्रेजों से संघर्ष करने के पश्चात जब रणमत सिंह अपने मित्र के घर विश्राम कर रहे थे, तब धोखे से उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1859 में फांसी पर चढ़ा दिया। तो ये था आज का अपना चैप्टर 10 चैप्टर था सोशल साइंस का। लेकिन अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बचे हुए हैं जिन्हें मैं एक्स्ट्रा में आपको पढ़ा रहा हूँ। उन्हें आप अच्छे से देखें क्योंकि ये बिल्कुल एक्स्ट्रा में हैं, जिन्हें किसी बुक्स या उसमें नहीं दिया गया है। ये अपन एक्स्ट्रा में देख रहे हैं। तो ये सत्य की बात करें यदि तो देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई का शहीद स्थल झांसी में था क्या? नहीं था। अभी अपन ने पढ़ा था भाई रानी लक्ष्मीबाई का शहीद स्थल तो नहीं था झांसी, ठीक है, ये तो अपना ग्वालियर था। तो ये अपना असत्य रहेगा। राजा बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी, बिल्कुल सही बात है, ये अपन ने अभी पढ़ी थी। राजा बख्तावर सिंह को इंदौर में फांसी दी गई थी, तो ये सत्य कथन है। झंडा आंदोलन नागपुर तथा देश के अन्य भागों में फैल गया था, सत्य बात है। और चरण पादुका गोलीकांड को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग के नाम से जाना जाता है, सत्य। टांट्या भील ब्रिटिश सरकार के लिए आतंक का पर्याय था, ये भी सत्य है, अभी अपन ने पढ़ा था। अब ये जोड़ी फिर से मिलानी है, एक बार आपको देखेंगे। चरखा संघ पहले का खा रीवा में, ज्ञान प्रकाश मंडल कहाँ से प्रकाशित होता था भाई? ग इंदौर से। लोकमत प्रकाशित होता था अपना का जबलपुर से, राइट। इनकी जोड़ियाँ आप मिला लेना। उसके बाद एक शब्द में उत्तर देखेंगे। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? चरण पादुका गोलीकांड को। ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है चरण पादुका गोलीकांड से भी, तो जलियांवाला बाग ही लिखना है आपको। मंडला जिले के रामगढ़ की रानी का नाम क्या था? रानी अवंतीबाई। ठाकुर रणमत सिंह मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? सतना से। भीलों के बीच आज भी प्रेरणा स्वरूप याद किया जाता है भाई टांट्या भील को। चंद्रशेखर आज़ाद की क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? नगर ओरछा।
छठवां प्रश्न देखेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था भाई? मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के जिले भावरा गाँव में। अभी अतलग उत्तरी प्रश्न और देख लेंगे, थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन के किन स्थानों पर अत्यधिक सक्रिय रहा था? तो देखेंगे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, धार, शिवपुरी स्थानों पर अत्यधिक सक्रिय रहा था। इन प्रश्नों को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, इन प्रश्नों को आप छोड़ा नहीं, क्योंकि परीक्षा में जब एक्स्ट्रा प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो टॉपर होते हैं वो इन्हीं प्रश्नों से टॉपर बनते हैं और इन्हीं प्रश्नों को लिखकर, इन्हीं प्रश्नों को याद करके वो अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर पाते हैं। तो इन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करें। प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम। तो ये नेताओं के नाम है तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई, राणा बख्तावर सिंह, वीर नारायण और ठाकुर रणमत सिंह मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय आंदोलन में प्रमुख नेता रहे। अब थोड़ा सा लघु उत्तरी पे देख लेंगे, घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह देखेंगे। घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह आदिवासी बाहुल्य बैतूल जिला स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा था और यहाँ के वनवासियों ने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष किया। सन 1930 के जंगल सत्याग्रह के समय बैतूल के आदिवासी समुदाय ने आंदोलन की मिसाल थाम ली थी। अब अपन बात कर रहे हैं, शाहपुर के समीप बंजारी ढाल का गंजन सिंह कोरक आदिवासियों का नेता था। जब पुलिस गंजन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए बंजारी ढाल पहुंची तो आदिवासियों ने प्रबल विरोध कर दिया। आदिवासियों पर पुलिस ने गोलियां बरसाईं, जिसमें कोमा गोंड घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। गंजन सिंह पुलिस का घेरा तोड़कर निकल गया। उधर जम्बाड़ा में पुलिस की गिरफ्त से आदिवासियों को मुक्त कराने के लिए एकजुट भीड़ पर पुलिस ने बर्बर बल प्रयोग कर राम और मकड़ू गौड़ को शहीद कर दिया। ये दोनों भी शहीद हो गए। तो ये था अपना घोड़ा डोंगरी का जंगल सत्याग्रह। अब आता है अपने चरणपाल का गोलीकांड, ये वही है। चरणपाल का गोलीकांड 14 जनवरी 1931 को मकर संक्रांति के दिन छतरपुर रियासत में उर्मिल नदी के किनारे चरणपादका में स्वतंत्रता सेनानियों की एक विशाल सभा चल रही थी। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। नौगांव में स्थित अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट के हुक्म पर बिना किसी चेतावनी के भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे अनेकों लोग मारे गए। मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग कहे जाने वाले इस लोमहर्षक कांड में सरकार ने 6 स्वतंत्रता सेनानी सेठ सुंदरलाल धर्मदास खिरवा, चिरकू हारके कुर्मी, रामलाल कुर्मी और रघुराज सिंह का पुलिस गोली से शहीद होना स्वीकारा। सही बात है, ये चरणपादका का जो गोलीकांड है वही जलियांवाला हत्याकांड है। तो इन्हें आप दोनों को देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था का संक्षिप्त वर्णन दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की जो शासन व्यवस्था थी तो कुछ नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था, राष्ट्रीय आंदोलन के समय मध्य प्रदेश 2 प्रकार की शासन व्यवस्थाओं से संचालित रहा। जबलपुर मंडला, सागर, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, खंडवा और इनसे जुड़े हुए क्षेत्र सीधे ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे। ये क्षेत्र मध्य प्रांत के अंग थी। ब्रिटिश शासन के अधीन इन क्षेत्रों में जनता अत्यधिक कष्ट में थी और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद इन स्थानों पर इसकी शाखाओं की स्थापना भी की गई। अतः राष्ट्रीय आंदोलन में इन स्थानों पर अधिक सक्रियता दिखाई गई। वर्तमान मध्य प्रदेश के शेष भाग में देशी रियासतों का शासन था। इंदौर, ग्वालियर, रीवा, देवास, भोपाल आदि अनेक स्थानों की देशी रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में थीं। तो ये वाला टॉपिक यहाँ से क्लियर कर सकते हो तुम। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासनों के प्रति नरम नीति अपनाई। इसके अतिरिक्त रियासतों की जनता रियासती शासन व्यवस्था की अपेक्षाकृत संतुष्ट थी। अतः रियासतों में राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित गतिविधियाँ अपेक्षाकृत मंद गति में रहीं। चलिए एक टॉपिक और बचा हुआ है अपना, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में एक बड़ा क्वेश्चन है, देखेंगे ये 5-6 नंबर में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आंदोलन किन स्थानों पर अधिक सक्रिय रहा? तो ये मैंने अभी पिछले टॉपिक पे भी पढ़ाया था आपको, तो इसे आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हैं और इसे आप एक बार पढ़ लेना, पूरा डिटेल्स में दिया गया है। जैसे कि एक जबलपुर में, तो जबलपुर में स्वाधीनता आंदोलन में जबलपुर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा था। रावर्टसन कॉलेज के छात्र चिदम्बरम पिल्लई और उसके साथियों ने यहाँ क्रांतिकारी दल का संगठन किया। पिल्लई इतिहास प्रसिद्ध कामागाटा मारू कांड से संबंधित थे। तो इसके बारे में ये डिटेल दी गई है। पहला अपना जबलपुर था, उसके बाद ये इंदौर भी है, इंदौर भी इसमें शामिल रहा था। तो इंदौर के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये कन्हैयालाल खादीवाला ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंदौर में। भोपाल में भी ये आंदोलन काफ़ी तरह से फैला हुआ था। तो यहाँ मास्टर लाल सिंह ठाकुर, डॉक्टर शंकरदयाल शर्मा, सूरजमल जैन, प्रेम श्रीवास्तव आदि की गिरफ्तारियाँ भी हुई थी। उसके बाद अपना ये बिंद क्षेत्र और ग्वालियर में भी इसकी विद्वानता रही। तो उपयुक्त मुख्य स्थानों के अतिरिक्त अनेक छोटे छोटे नगरों और कस्बों में राष्ट्रीय आंदोलन तीव्रता से फैला, जिनमें प्रमुख निम्न हैं।
धमतरी, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर, झाबुआ, धार, मंदसौर, भानपुर, छिंदवाड़ा, सागर, ओरछा, रतलाम, विदिशा आदि। तो ये आज का टॉपिक अपन यहीं समाप्त करते हैं। ये अपना 10 चैप्टर है सोशल साइंस का, कक्षा 10वीं का, एमपी बोर्ड के लिए। अब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबा के रखें ताकि 10th क्लास से रिलेटेड जो गेस्ट पेपर हम रिलीज करने वाले हैं वो आप पर सबसे पहले पहुँचेंगे। चलिए आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मुलाकात होगी अपनी 11 चैप्टर के साथ या 10वीं कक्षा के किसी अदर विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।